नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में ताकतवर, पावरफुल ठाकुर लॉबी मोदी शाह के खिलाफ बगावत कर रही है? क्या बीजेपी में जो बड़े बड़े ठाकुर नेता हैं, जो बड़े बड़े मंत्री हैं, ठाकुर मंत्री हैं, क्या ये मोदी से, शाह से नाराज हैं? मोदी के तौर तरीकों से, उनकी जो राजनीति है, स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, वर्किंग है, उसके खिलाफ हैं, उससे सहज नहीं है। अब दोस्तों, मैं किसी राजनाथ सिंह का या किसी योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं ले रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि योगी या राजनाथ मिलकर कोई बगावत कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि बीजेपी में अब कई ऐसे नेता हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं जो मोदी के खिलाफ, शाह के खिलाफ खुलकर बोलने लगे हैं, और इसमें कई नेता ठाकुर लॉबी के हैं। अब दोस्तों, इसे संयोग कहा जाए या प्रयोग कहा जाए, पर ज़मीनी सच्चाई ये है कि राजनाथ सिंह के, योगी आदित्यनाथ के बड़े खास बीजेपी के सांसद, बीजेपी के पूर्व मंत्री राजीव प्रताप रूडी महाराणा प्रताप बनकर अमित शाह के सामने खड़े हो गए। और यह पहला मौका था जब अमित शाह के उम्मीदवार संजीव बालियान को राजीव प्रताप रूडी ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में धराशायी कर दिया, अमित शाह की आंखों के सामने। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राजीव प्रताप रूडी ने कोई बिगुल फूंक दिया था, लेकिन शुरुआत कर दी थी, और इसको आगे बढ़ाया बीजेपी के एक और कद्दावर नेता, ठाकुर नेता, या यूं कहिए बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने। अब दोस्तों, आरके सिंह कोई 7वीं फेल 12वीं फेल नेता नहीं है, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि मोदी सरकार में अगर कोई सबसे ईमानदार नेता रहा था तो राजकुमार सिंह, आरके सिंह थे। ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। भ्रष्टाचार का एक आरोप इस शख्स पर नहीं था। ये डीएम भी था, कमिश्नर भी था, और देश का होम सेक्रेटरी भी था। ये वही शख्स था जिसने लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया था। ये वही शख्स था जिसको मोदी की मदद लेनी पड़ी, क्योंकि आपको देश भर के हर गांव में बिजली का बल्ब जलाना था। और वही नेता, वही आरके सिंह जो मंत्री रहा, केंद्रीय मंत्री रहा, आज आरके सिंह ने जो कुछ बोला है, मोदी और शाह ने उसकी कभी कल्पना नहीं की होगी। अब आरके सिंह कई बार के मंत्री रहे, कई बार के सांसद रहे, आईएएस ऑफिसर रहे, और इस देश के यूनियन होम सेक्रेटरी, इस देश के गृह सचिव रहे, वो भी कांग्रेस की सरकार में। क्रेडिबल नेता हैं, और इन्होंने आज कहा कि बीजेपी में आज की तारीख में गलत लोगों को, कई ऐसे गलत लोग हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, हत्या के आरोप हैं, इन लोगों को पनाह दी जा रही है, इन लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। और ऐसा लगता है जैसे बीजेपी का जो ग्राफ है, उसकी जो लोकप्रियता है, वो ग्राफ नीचे आ रहा है धीरे धीरे। यानी कहीं ना कहीं पार्टी का बेड़ा गर्क हो रहा है, क्योंकि गलत लोगों को बढ़ाया जा रहा है। सुनिए, ये बातें बंद कमरों में नहीं हुई, कैमरे के सामने ताल ठोक कर की गई हैं। बिल्कुल साहब, अब इसके कारण क्या हो रहा है कि ये पार्टी का जो ग्राफ है वो नीचे गिर रहा है ना, देख रहा है कि कैसे कैसे लोग हैं, इसीलिए ये आवश्यक है कि सामने आवे। अब आरके सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री, मोदी जी के मंत्री, बिहार के आरा के 2 बार के सांसद, कद्दावर नेता, साख वाले नेता, बिहार के निर्णायक चुनाव से ठीक पहले आज इन्होंने बिहार के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उन्हीं की ऐसी तैसी कर दी। अब दिलीप जायसवाल के बारे में आरके सिंह ने कहा कि इन पर ऐसे ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, हत्या में इन्वॉल्व हैं, मेडिकल कॉलेज पर कब्जा कर लिया है, ये फ्रॉड कर दिया, ये खेल कर दिया, इस तरह के आरोप प्रशांत किशोर, तमाम नेता लगा रहे हैं, और पार्टी चुप है। या तो इस आदमी को सफाई देनी चाहिए या इस आदमी को कुर्सी से उतार देना चाहिए, आरके सिंह कह रहे हैं कैमरे पर। अब दोस्तों, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ये आदमी, अगर भले ये 3 बार का मंत्री होता या मुख्यमंत्री होता, कुछ भी होता, आईएएस अफसर होता, अगर ये आदमी बेईमान होता तो मैं ये वीडियो ना करता। इस आदमी की बात मैं इसलिए पहुंचा रहा हूं क्योंकि ये आदमी ईमानदार है। आप किसी से पूछ लीजिए कि आरके सिंह ने कभी किसी का 2 रुपया नहीं लिया होगा, चाहे वो डीएम रहा हो, कमिश्नर रहा हो, सेक्रेटरी रहा हो। इसीलिए मैं इस आदमी का वीडियो दिखा रहा हूं, क्योंकि ये सच बोल रहा है, हिम्मत करके बोल रहा है, बीजेपी में रह के बीजेपी की बात कर रहा है। और सबसे बड़ा सच आज कैमरे पर बोला आरके सिंह ने, जब उन्होंने कहा कि ये जो सम्राट चौधरी हैं, सम्राट हैं जो इस वक्त बिहार के, मोदी और शाह की आंख के तारे हैं, ये आदमी 7वीं फेल है, 8वीं फेल है, 9वीं फेल है, 10वीं फेल है, या फिर पीएचडी है, कम से कम इसको डिग्री अपने सामने रखनी चाहिए। इसको बताना चाहिए इस आदमी को कि अगर इसको डिप्टी सीएम बनाया गया है
तो क्या ये उस लायक है? क्या ये 7वीं पास है? अगर पास है तो बोलना चाहिए इसको अपने हाई स्कूल की मार्कशीट दिखानी चाहिए। सुनिए डिप्टी सीएम मोदी शाह के डिप्टी सीएम के बारे में बीजेपी के पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री क्या कह रहे हैं। इसी तरह से सम्राट चौधरी ये बार बार कहता है कि उप मुख्यमंत्री है, 7वीं फेल है। भाई मैट्रिक का डिग्री दिखा देना चाहिए, ग्रेजुएशन का डिग्री दिखा देना चाहिए। ये साहब ये सरकार की क्रेडिबिलिटी पर, पार्टी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल पैदा करता है, सामने आना चाहिए। अब दोस्तों, आरके सिंह के जो आरोप हैं, इल्ज़ाम हैं, ये किसी एटम बम से कम नहीं है और इसमें गहराई तक सच्चाई है। और जिस तरह से इन्होंने खुलकर कैमरे पर बातचीत की है, हड़कंप मचा हुआ है इस वक्त पूरी बीजेपी में, पूरी एनडीए में। आप कह सकते हैं कि पटना से लेकर दिल्ली दरबार तक, मोदी शाह के दफ्तरों तक हलचल है, खलबली। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस जो 24 तारीख से CWC की बैठक करने जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट पटना में, वो इस मुद्दे को उठा रही है। और यही नहीं है, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो लेफ्ट पार्टी हो, बिहार में इस वक्त सबकी जुबान पर यही है कि क्या उनका डिप्टी सीएम 7वीं फेल है? क्या उनका बीजेपी का पार्टी अध्यक्ष, उसने मेडिकल कॉलेज पर कब्जा कर रखा है? और आरके सिंह कह रहे हैं कि अगर ये आरोप झूठे हैं तो मानहानि का मुकदमा करना चाहिए, सम्राट चौधरी को सामने आकर मार्कशीट दिखानी चाहिए, दिलीप जायसवाल को सामने आकर कहना चाहिए कि विपक्ष के लोग झूठ बोल रहे हैं, उन पर मुकदमा करना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं हो रहा? और क्यों नड्डा चुप हैं? क्यों मोदी चुप हैं? क्यों शाह साहब चुप हैं, जिनके हाथ में बिहार का रिमोट कंट्रोल है? अब दोस्तों, सच ये भी है कि पहली हिम्मत राजीव प्रताप रूडी ने की, उसके बाद हिम्मत आरके सिंह ने की, और दोनों ही लोग राजनाथ के करीब हैं, योगी जी के भी करीब हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि योगी और राजनाथ सिंह इनको जो है कहीं ना कहीं उकसा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि राजपूत जो है उसे अब मोदी शाह की राजनीति बर्दाश्त नहीं हो रही, मोदी शाह के तौर तरीके बर्दाश्त नहीं हो रहे। और चलते चलते आज एक बड़ी बात मैंने देखी कि आरके सिंह ने पवन सिंह जो कभी बीजेपी में थे, बीजेपी उनको नेता बनाना चाहती थी, फिर किनारे कर दिया गया, पवन सिंह के बारे में भी बोल दिया उन्होंने। सिंह साहब के बारे में आरके सिंह साहब ने बोला कि भाई मोदी शाह ने, बीजेपी ने, पार्टी ने पवन सिंह के साथ नाइंसाफ़ी की है। इन परिस्थिति में जो उन्होंने किया वो हमको समझा, तो अब समझे कि उनके साथ थोड़ा सा ये हुआ, टिकट मिला, फिर कहा गया कि आप विड्रॉ कर जाइए, और फिर कहा गया कि आपको दूसरे जगह से टिकट देंगे, नहीं दी, थोड़ा सा दर्द तो हुआ। अब दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि मोदी और शाह से, गुजरात लॉबी से ठाकुर नाराज़ हैं या पंडित नाराज़ हैं, मुस्लिम नाराज़ हैं, ओबीसी नाराज़ हैं, दलित नाराज़ हैं, आदिवासी नाराज़ हैं, कौन सी जाति, कौन सा समाज नाराज़ है, बात इस बात की नहीं है। लेकिन आरके सिंह ने जो बातें कही हैं आज, कहीं ना कहीं वो पोस्टमार्टम करती हैं, एक्सरे करती हैं बीजेपी का, और ये जाहिर करती हैं कि लोग कहीं ना कहीं, चाहे वोट चोरी का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे 200 करोड़ के खेल का मामला हो कैबिनेट मंत्री के हाथ हो, या मेडिकल कॉलेज पे कब्जे की बात हो, या फिर 7वीं फेल की बात हो, या फिर पनाह देने की बात हो, या फिर ये भी बात कही गई कि एनडीए में ऐसे ऐसे लोग हैं जो ड्रग माफिया हैं, उनको भी आगे बढ़ाया जा रहा है। बहुत सी बातें आरके सिंह ने कही हैं। इशारा यही है कि बीजेपी का जो वक्त है इस वक्त बिहार में, वो अच्छा नहीं लग रहा, और ऐसा लगता है कि इस चुनाव में दाल वाकई पतली है। अब क्या होने जा रहा है? अगर आरके सिंह जैसे बड़े बड़े नेताओं ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है बिहार चुनाव के ठीक पहले, तो होने क्या जा रहा है? सवाल ये भी बहुत बड़ा है। और आरके सिंह की इन बातों का इम्पैक्ट क्या होगा बीजेपी पर, एनडीए पर, जहां खलबली मची हुई है? क्योंकि भ्रष्टाचार का मामला बिहार की पब्लिक उसको सुनती भी है, रिएक्ट भी करती है, इतिहास बताता है। आज 2 खास मेहमान मैंने बुलाए हैं, दोनों ही बिहार के एक्सपर्ट हैं, दोनों को ही सुनिएगा, क्योंकि ये जो इलेक्शन बिहार में होने जा रहा है, ये देश की राजनीति की दिशा और दशा दोनों को बदल सकता है। इसके नतीजे इंपॉर्टेंट चुनाव है। आप सुनिए सतीश के सिंह को, जो कई बड़े बड़े चैनल के हेड रहे, जो आज भी बिहार के टॉप एक्सपर्ट माने जाते हैं, उनको सुनिए आप। और हमारे साथ ग्राउंड जीरो से सरोज सिंह शामिल हो रहे हैं, पटना से सीधे लाइव होंगे, उनको भी सुनिए। दोनों को सुनिए, आरके सिंह के तोहमतों का, आरोपों का क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है बिहार के चुनाव में, उसकी कुछ सच्चाई की झलक आपको ज़रूर मिलेगी। सतीश जी, जिस तरह से आरके सिंह, जो मोदी के मंत्री रहे, मोदी के बड़े नज़दीक रहे, और इस देश के होम सेक्रेटरी रहे, उनका जो ये बयान है
कि साहब ये जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, जिसको अमित शाह ने कुर्सी पर बैठाया, सम्राट चौधरी, ये बताए कि ये 7वीं फेल है या पास है। ये अपनी डिग्री दिखाए, हाई स्कूल की सर्टिफिकेट दिखाए। ये जो दिलीप जायसवाल है, बीजेपी का अध्यक्ष, ये अगर करप्शन के चार्ज पर सफाई नहीं देता तो उसको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। जिस तरह से भ्रष्टाचार पर आरके सिंह ने, मोदी के आदमी ने, जो इतने क्लोज थे, मोर्चा खोला है, क्या आपको लगता है एक बड़ा डेंट लगेगा चुनाव में? मोदी जी को भारी पड़ जाएगा आरके सिंह का ये जो आरोप है ताजे? देखिए, मैं आपके शो पर पहले भी कई बार कह चुका हूं कि बिहार में जो मतलब राजनीति चलती है वो घूर्णन गति से चलती है, और अभी बिहार में पूरा मामला सेट नहीं हुआ है। कौन कैंप, कौन नेता किधर, कौन दल, ये अभी नहीं सेट हुआ है। आप लिख के रख लीजिए हमसे। ऐसे वक्त पे अगर आरके सिंह जैसा आदमी, मैं नेता भी नहीं कह रहा हूं, आरके सिंह के स्टेचर का आदमी अगर भ्रष्टाचार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के दो है ना, दो की तीन है, जो भी है, दो, और इतने कद्दावर लोगों के ऊपर एटम बम फोड़ रहा हो, तो इस बम से क्या भाजपा बर्बाद नहीं होगी? निश्चित रूप से होगी, निश्चित रूप से होगी, निश्चित रूप से होगी। मैंने आपको तो इशारे में तो कहा है कि आप चारा चोर कहते हैं, ठीक है? आप किस मुंह से कहिएगा? आप इस चीज को समझिए ना। क्या पता वहां कौन किससे मिला हुआ है, नीतीश जी क्या करवा रहे हैं, नीतीश जी किधर है, क्या करेंगे, कौन किधर, क्या अशोक चौधरी के ऊपर इतना जोरदार हमला हो रहा है, अशोक चौधरी के ऊपर। आप समझिए इस चीज को। अशोक चौधरी जी बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के अध्यक्ष थे, नीतीश के पास आए, नीतीश को उन्होंने बहुत चढ़ाने की भी कोशिश की थी। मैं था उस दिन पटना में, एक रैली किया था कुछ समय पहले, और वो भी अलग थलग किए जा रहे हैं। ये मतलब ऐसा लग रहा है कि ऐन मौके पर, जैसे अर्थक्वेक जैसा होता है ना, कि इसका एपी सेंटर होता है, एकदम अर्थक्वेक के इन्होंने ला दिया है एपी सेंटर पे, और इसकी शुरुआत प्रशांत किशोर ने की है। ये भी मजेदार बात है। तो अगर हम ये देखेंगे कि अभी सब सामुच्य में सब फिट है, जो नेता जहां है, जो गठबंधन में है, जो जैसा पहले इक्वेशन चल रहा था वैसा ही चलेगा, तो हमसे लिख के रख लीजिए, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बड़ी बात कहती सतीश के सिंह बिहार पर नजर रखते हैं, और इनका ये कहना है कि एक एटम बम है ये, और आरके सिंह का बड़ा स्टेचर है, ईमानदार छवि के नेता, जो बहुत दुर्लभ प्रजाति है इस वक्त। उन्होंने मोर्चा खोल दिया। कैबिनेट मिनिस्टर, फॉर्मर मोदी के खास आदमी ने मोदी के ही लोगों पर मोर्चा खोला है, और इसके गंभीर परिणाम, एक गंभीर आप कह सकते हैं नतीजे भुगतने पड़ेंगे बीजेपी को। एक बहुत बड़ा डेंट, बहुत बड़ी चोट कर दी। आप जो है सरोजी बिहार घूम रहे हैं, कभी आप आरा में हैं, तो कभी आप पटना में हैं, तो कभी आप सीतामढ़ी में हैं, तो कभी आप सासाराम में, पूरा बिहार आप घूम रहे हैं। ये जो आरोप लग रहे हैं कि 200 करोड़ का घपला है, एक मंत्री ने कर दिया, किसी ने जो है वो मेडिकल कॉलेज में घपला कर दिया, किसी ने रिश्वत का रिकॉर्ड तोड़ दिया, ये जो घपले लग रहे हैं, क्या जब आप लोगों से मिलते हैं, नेताओं से मिलते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, क्या बिहार में इसकी गली गली चर्चा हो रही है? चाय की दुकान पे चर्चा हो रही, ढाबे पे चर्चा हो रही, क्या चर्चा हो रही है? खूब चर्चा हो रही है। यही चर्चा ही हो रही है, यही चर्चा ही हो रही है, क्योंकि जो करप्शन वाला इशू है ना, बात यही कर रहे हैं कि भाई आप भी तो वही है जो पिछले बार वाले थे, आप में फिर अब क्या अंतर आ गया? जो उन्होंने किया वही आप भी कर रहे हैं, अंतर क्या है दोनों में? यही चर्चा हो रही है, क्योंकि करप्शन का इशू बिहार में बड़ा हिट होता है। लालू जी को अगर इतना डैमेज हुआ है तो करप्शन वाले इशू में ही ज्यादा हुआ। तो सेम चीज अगर यहाँ भी है तो इसका नुकसान बहुत हो रहा है यहाँ पे। और एक चीज है, शाहबाद के इलाके में जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है राजकुमार सिंह की, अभी 2 दिन पहले कह रहे थे कि पार्टी हमको आदेश देगी तो हम आरा से चुनाव लड़ जाएंगे, पवन सिंह बड़ारा से चुनाव लड़ जाएंगे। 2 दिन के बाद ये आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं से इसमें राजनीतिक फुट भी है, भ्रष्टाचार का एक एंगल है, लेकिन राजनीतिक रंग में रंगा हुआ ये आरोप है। इस पर भी दीपक जी हम लोग को थोड़ा सा विश्लेषण करना चाहिए कि आखिर अचानक ये सब कैसे होने लगा सब। जी जी, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आरके सिंह अब मोदी और शाह की गुड बुक्स में नहीं है,
मोदी और शाह ने आरके सिंह को किनारे कर दिया है। मैसेज दे रहा है, किनारे क्या, तभी तो वो मैसेज दे रहे हैं कि हम उनके खिलाफ जाएंगे। अमित शाह कहते हैं कि 80% जीतना है, और राजकुमार सिंह कहते हैं कि अगर आप टिकट देते हैं भगवान सिंह कुशवाहा को, आप देते हैं अमरिंदर सिंह को, आप देते हैं राघविंदर सिंह को, तो हम विरोध करेंगे, हम नहीं जीतने देंगे उनको, आपको उनको बर्बाद कर देंगे। तो इसका मतलब कि चुनौती दे रहे हैं अमित शाह को सीधा कि आपको हम साहब जी देंगे, किसी भी हालत में पूरा नहीं होने देंगे। मैं जरा सतीश जी के पास आ रहा हूँ। सतीश जी, नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं बिहार में जो काजल की कोठरी में रहे लेकिन कालिक नहीं लगी, उन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप कोई प्रमाणित कर नहीं पाए, लगा नहीं, और वैसे भी सादगी वाले नेता हैं, भले आजकल उनका स्वास्थ्य ठीक है नहीं। नीतीश कुमार के कमजोर होने पर, अमित शाह के पटना से दूर होने पर, मोदी के उलझने में, कभी ट्रंप के साथ उलझ गए तो कभी चीन के साथ, कभी पाकिस्तान के साथ, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार की तबीयत नासाज, मोदी अमित शाह कहीं और उलझे हुए हैं, इसका फायदा मंत्रियों ने लिया और दे लूट पर लूट, लूट पर लूट, खुला खेल हो रहा है बिहार में क्या सतीश जी? नीतीश की तबीयत खराब और मोदी जो है दुनिया की सियासत में उलझ गए। देखिए, इसका जवाब मैं कुछ ऐसे दूंगा, 4-5 पॉइंट है। देखिए दीपक जी, हमारे पास तो कोई साक्ष्य नहीं है, हम लोग तो जो सुन रहे हैं, आरोप लग रहे हैं उसी के आधार पर। लेकिन बिहार में आप कहीं भी जाइए तो क्या होता है कि कुछ नेताओं को मतलब जरूरत से ज्यादा भ्रष्टाचारी मान लिया जाता है और कुछ लोग एकदम बेदाग बच जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि नीतीश जी भ्रष्टाचारी हैं, मैं नहीं मानता, लेकिन उनकी सरकार में भ्रष्टाचार था, ये जनता के लबों पर था, इसका मैं तस्दीक कर सकता हूं, भले ही कोई फॉर्मली आरोप नहीं लगा। लेकिन ये क्या हुआ है मैं आपको बताऊं, जो मुझे समझ में आता है कि नीतीश जी मतलब क्या कहा जाए, A to Z काबिज रहने वाले आदमी थे। अब जेड में भी है कि नहीं पता है, मुझे लग रहा है कि नीतीश जी की अनुपस्थिति में ये बहुत लोग अपना जो है काम धाम निपटा रहे हैं, कुछ नेताओं को निपटा रहे हैं, कुछ, ये एक सत्ता का भी खेल है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, आपने अभी सरोज जी से पूछा कि क्या बिहार में इसकी चर्चा है। सही बात उन्होंने कही कि बिहार में हो सकता है वोट चोरी की चर्चा ना हो, लेकिन चार्ली क्रिक जो मारा गया वहां पर, अमेरिका में गोली लगी, या ट्रंप क्या कर रहा है उसका, वो आप चाय की दुकान छोड़ दीजिए, हर दालान पे चर्चा होती है। आपको बिहार के बारे में बताऊं, इतने लेवल का। तो ये वाला 4 मंत्री फंस रहे हो, उनके ऊपर आरोप की झड़ी लग रही हो, ये चर्चा न हो, ये हो ही नहीं सकता। बिहार में ऐसे भी काम धंधा कम है तो लोग चर्चा ही करते रहते हैं और उनको हर चीज पता होता है भर दुनिया। ये आप जान लीजिए। एक बात ये मैं कहना चाहता हूं, अभी आप देखिए ना कि लालू परिवार के अंदर कुछ खटपट की बात आती है, लेकिन वो ये 4 मंत्रियों के ऊपर जो आरोप लगे हैं उससे वो भी दब गया है, तो इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये तो हो ही नहीं सकता। पूरा उथल पुथल है, पूरा उथल पुथल है, आप इस चीज को समझ लीजिए। मेरे ख्याल से तो यही है। और एक चीज और भी इसमें जोड़ देना चाहिए, आज 23 है ना जी, या आप सोचिए कल एक और इतिहास पटना में रचा जा रहा है, अगर 24 है तो कांग्रेस वाले जो है पता नहीं 50, 60, 70, 100 साल के बाद अपनी CWC की मीटिंग पटना में कर रहे हैं। ओके, आप समझिए इस चीज को। अभी तो एक बम है ये, अभी जो आया है, भले प्रशांत ने छोड़ा हो, लेकिन उसमें जो उनको मिल भी रहा है सपोर्ट जहां तहां से, उसकी बातों को बढ़ाई जा रही है। अभी तो एक और बम आना है, क्या पता कल आप देखिए कि वहां पर CWC रखने का कोई मकसद तो होगा, कहीं एक और बम उधर से ना आ जाए। किस पर बम आप सोच फटेगा, सकते हैं एक और क्या बम होगा। आना। जी जी जी। अब मैं जरा सरोज जी के पास आ रहा हूँ। सरोज जी, ठीक है, मैं समझ गया कि 4 मंत्री सरकार के, एनडीए के, वो भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे हुए, पूरे बिहार में चाय पे चर्चा हो रही इसी पर। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि भाई अब तो चुनाव एकदम करीब आ गया है, मतलब किसी दिन भी अनाउंस हो जाएगा और फिर नवंबर तक नतीजे, तो अब तो महीने गिनती में रहे, दशहरा आने वाला है, उसके बाद दिवाली है और फिर नतीजे हैं। मैं एक चीज पूछने जा रहा हूँ
क्या इस वक्त आपको लग रहा है कि मोदी और नीतीश की स्थिति ठीक है, या महागठबंधन यानी तेजस्वी और राहुल आगे चल रहे हैं, कांटे की टक्कर है? बिहार में होने क्या जा रहा है? सरोज जी, ये भी तो चलते चलते बता दीजिए, क्या लग रहा है? हमको लगता है कि जो एक फ्री बीज वाला जो चल रहा था मामला नीतीश कुमार का, उसका प्रभाव तो जरूर है गांव के इलाके में। और ये जो पैसा जाने वाला महिलाओं के खाते में जाएगा 26 तारीख को, तो जो एंटी इनकम्बेंसी थी नीतीश कुमार की अभी तक, उसको कहीं ना कहीं से न्यूट्रलाइज करने की कोशिश हुई और उसमें बहुत हद तक सफलता भी मिली। लेकिन जो नए नए इशू आ रहे हैं, आप गौर करिए प्रशांत किशोर के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, उन्होंने कहा कि आप यही 2-3 नेताओं के बारे में बोलते हैं, तो उन्होंने उल्टा जवाब किया पत्रकारों को, आप बताइए कि किस मंत्री के खिलाफ बोलना है, किसका दस्तावेज दिखाना है, उसी का दिखाते हैं। इसका मतलब वो अति उत्साह नहीं है, उनके पास होमवर्क है। उन्होंने कहा कि जिस मंत्री के खिलाफ आपको सुनना हो, आप खुद बता दीजिए, अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं उसी मंत्री का कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा। मतलब ये है कॉन्फिडेंस लेवल प्रशांत किशोर का। अब क्या है नहीं है उनके पास, वही बता सकते हैं। अब CWC की बात हो गई, सब अमेरिका रहे थे। निश्चित तौर पर कांग्रेस के लोगों से जो मेरी बात हुई है कल, वो कह रहे हैं कि ये कोई सामान्य CWC नहीं होने जा रहा है कल पटना में। इसका बहुत व्यापक प्रभाव 25 के चुनाव में पड़ने वाला है। तो कल इस पर पर्दा उठेगा, लेकिन जो तैयारी हम देख रहे हैं पटना शहर में और कांग्रेस नेताओं का, वो बहुत धमाकेदार है। और निश्चित तौर पर कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण होगा। सरोज जी, पटना से एक पैगाम, हम दिल्ली में बैठे, तो बता दीजिए आगे कौन चल रहा है? आगे कौन चल रहा है? बराबर चल रहे हैं या आगे पीछे? कोई तो आगे होगा। राहुल गांधी आगे हैं या मोदी आगे हैं, तेजस्वी आगे हैं, नीतीश आगे? कुछ तो बता दीजिए, कोई हिंट ही दे हम उसी पे हम वही आ रहे थे दीपक जी की जो एज महागठबंधन का दिख रहा था, वो जैसे जो महाभारत हुआ, लालू के फैमिली में जो महाभारत हुआ, सीट शेयरिंग को लेकर जो रायता अभी फैला हुआ है, तो दोनों तरफ फैला हुआ है। तो जो एक एज बहुत ज्यादा उनको मिला हुआ था। और एक चीज दीपक जी, तेजस्वी यादव जो अकेले यात्रा पर निकल गए, ये कहीं ना कहीं महागठबंधन के वोटर में एक कंफ्यूजन पैदा करता है कि भाई जब सब चीज ठीक चल रहा था, वोट अधिकार यात्रा में राहुल गांधी को इतना मैसेज समर्थन मिला, तो आपको अकेले निकलने की जरूरत क्या थी? और जब अकेले निकले तो कहीं कलम बांट दिए, कहीं कुछ कर दिए, तो जो जितना फायदा नहीं हुआ उसका नुकसान हुआ। तो आज के तारीख में अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट में हमसे पूछना चाहते हैं, तो हमारा जवाब यही है कि अभी मुकाबला फिर एक बार बराबरी का हो गया, कांटे कांटे का हो गया। जहां अपर एज था महागठबंधन का, वो थोड़ा सा घटा है। लेकिन कल CWC की बैठक और रैली जो हो रही है प्रियंका गांधी की 26 तारीख को मोतिहारी में, उसमें कोशिश यही है कि मुसलमानों का एक बड़ा तबका उसमें लाया जाए, मैसेज दिया जाए कि मुसलमान अब कांग्रेस के साथ है जी। यादव को समझौता करना है, सम्मानजनक करिए, हम लोग मिलकर चुनाव लड़े और NDA को फेंके। इस तरह का मैसेज देने कल से जो शुरू होगा वो 26 तक चलेगा। ये हमारा अपना आकलन करता है। लास्ट क्वेश्चन सतीश के सिंह साहब को, कांटे की टक्कर है महागठबंधन और NDA में, यानी राहुल गांधी तेजस्वी की टक्कर सीधे सीधे नीतीश और मोदी जी से है, या फिर कोई आगे है इसमें? कांटे की टक्कर, या आपको लगता है कि राहुल आगे हैं, या आपको लगता है मोदी आगे? सतीश के सिंह। देखिए, मुझे क्या लगता है, सरोज जी ने बड़े अच्छे से बताया कि क्या स्थितियां हैं जमीन पे। फिर भी मुझे क्यों लगता है कि जो वर्तमान परिस्थितियों का एक अगर आप सामुच्य बनाए, सेट बनाए, जो मुद्दे आ रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं, तरह तरह की जो चीजें हो रही हैं, तो एक जो होता है ना, चुनाव के समय भी कई चीजें जुड़ती जाती हैं। हमने अधिकतर देखा है देश में कि जब चुनाव के आते आते जो है कुछ न भाजपा को मुद्दा मिल जाता है, ये बात उन पैदा भी करते हैं, मिल भी जाता है। ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि जो भी मुद्दे आ रहे हैं, वो विपक्ष के फायदे में चले जा रहे हैं। और ऐन वक्त पर बिहार में ये एक तरह का सबसे बड़ा चैलेंज है आज तक के लिए, नीतीश के लिए भी और बीजेपी के लिए तो है ही। तो मुझे लगता है कि तमाम चीजों के बावजूद मैं इस बात से थोड़ा सहमत नहीं हूं कि देखिए, तेजस्वी ने लगभग 2020 का चुनाव जीत लिया था, अकेले दम पे जीता है ना। 70 सीटें कांग्रेस की भारी पड़ गई, 5-7 सीट से उनके मुख्यमंत्री नहीं बन पाए।
तो ये कहीं न कहीं उनके दिमाग में होगा कि भाई वो वाली बातें तो छूट गई, इसको लेके जाना चाहिए। हमको नहीं लगता है कि मौजूदा परिस्थितियों में कांग्रेस और आरजेडी के संबंध टूटेंगे, ये बन ही जाएंगे ऐसा लगता है। कसमकस तो रहता है, क्या एनडीए में नहीं है? तो और नीतीश जी एकदम ड्राइवर सीट पे नहीं लगते और बीजेपी के खिलाफ बहुत सारे इश्यूज हैं, तो इसलिए हम कुछ भी सोचने का प्रयास करते हैं, कम से कम जो वस्तु स्थिति देखने की बात हम जब कर रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं कि वो जो फ्रीबीज का बहुत फायदा होता है, लेकिन क्या हो रहा है, सब कट जा रहा है। और कट जाने से क्या होता है कि अगर वोट परसेंटेज में भी देखें, कॉम्बिनेशन में भी देखें, सारी चीजों को मिलाकर देखें, तो हमें लगता है महागठबंधन को एज और एज बढ़ सकता है। दो बड़े एक्सपर्ट हैं और मैं कह रहा हूँ, मेरा कहना है कि उम्र का बड़ा हिस्सा दोनों ने बिहार की पॉलिटिक्स को कवर करते हुए, समझते हुए दिया। सरोज भाई कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर है, एनीवन कैन विन, कोई भी जीत सकता है। और सतीश के सिंह साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार ड्राइवर सीट पर नहीं हैं, जितने मुद्दे हैं बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं और विपक्ष के फेवर में जा रहे हैं। तो सतीश सिंह का कहना है कि परिस्थितियां ऐसा संकेत दे रही हैं कि जो विपक्ष है, अपोजिशन जो है, राहुल गांधी, तेजस्वी और लेफ्ट पार्टी, ये उनको आगे दिखती हैं। और उधर सरोज जी कहते हैं कि भाई उनको ऐसा लगता है कि ये सही बात है कि 4 मंत्री भ्रष्टाचार में फंसे हुए दिखते हैं और कोहराम मचा हुआ है बीजेपी के भीतर, लेकिन अभी कांटे की टक्कर है। और वैसे भी देखना होगा कि अमित शाह का नया खेल क्या होता है, क्योंकि ऐसी स्थितियां हमको दोस्तों हरियाणा में भी दिखती थी, महाराष्ट्र में भी दिखती थी, जहां हमको लगता था कि विपक्ष जीतने जा रहा है, लेकिन वहां भी कुछ उल्टा हुआ। तो खैर हमें नजर अमित शाह के खेल पर भी रखनी होगी। बहरहाल आज सतीश सिंह आप आए, आपने महागठबंधन को आगे बताया। सरोज जी आप आए, आपने कांटे की टक्कर बताई। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन मैं दोस्तों की तरफ से, अपने ऑडियंस की तरफ से आपका शुक्रिया चाहूंगा कहना, और आप लोग यहाँ आए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम सर।